गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा गाउसेस थ्योरम, उसके बाद में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है प्रूफ ऑफ गाउसेस थ्योरम। लास्ट क्लास में हमने गाउसेस थ्योरम के बारे में काफ़ी सारी बातें समझी हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी ऐसे समझे हैं जो हमें यूज में लेने हैं। मैंने बताया था आपको, ठीक है। आज हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ गाउसेस लॉ का, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक गाउशियन सरफेस को अज्यूम करना पड़ेगा। ये गाउशियन सरफेस क्या होता है इसके बारे में भी कल मैंने आपको एक छोटा सा बताया था कि एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ हम एक सरफेस इमेजिन करते हैं और उसके अंदर वो एक क्लोज सरफेस होता है, उसमें अगर बल्ब जलाएं तो लाइट बाहर नहीं निकलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज मैं आपको और भी इसकी कॉन्सेप्ट, जो गाउसियन सरफेस है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा, वो बात करेंगे हम इसके बाद। तो सबसे पहले हम कुछ कंसीडर करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करना है इसके लिए देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने कंसीडर किया एक इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। तो पहले मैं उस स्टेटमेंट को यहाँ पे राइट कर देता हूँ और आप देखते जाइए कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हमने कंसीडर किया, कंसीडर इमेजिनरी सरफेस इन द शेप, जो सरफेस इमेजिन किया है उसकी शेप कैसी ले रहे हैं हम लोग। मान लो हमने एक चार्ज ले लिया यहाँ पे, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू कोई चार्ज है, इससे स्मॉल आर पॉइंट, ये आर पॉइंट है स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर। तो इस आर डिस्टेंस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, तो जो भी हम सरफेस अज्यूम करेंगे उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के ऊपर इक्वल होनी चाहिए, और वो इक्वल तभी होगी जब ये आर उसके लिए सेम हो, हर पॉइंट के लिए सेम हो। तो हमने उसको एक स्फेरिकल शेप में मान लिया, ऐसे ये लीजिए, ऐसे एक स्फेरिकल शेप ले ली, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये लीजिए, इस तरीके से हमने एक स्फेरिकल शेप में उसको ले लिया है। सॉरी, एक मिनट, ऐसे ले लिया है, ये अब थोड़ा ठीक है। ये भी आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस है, इस तरीके से ये वाली भी आर डिस्टेंस है। ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ हमने ऐसे अज्यूम कर लिया। अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, ये लीजिए, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक। और ये हमने कोई एक छोटा सेगमेंट ले लिया है यहाँ पे, ds सेगमेंट, ये छोटा सेगमेंट है ds। ऐसे सेगमेंट इसमें बहुत सारे होंगे पूरे सरफेस के ऊपर, तो छोटा सेगमेंट ले लिया है। इसका एरिया वेक्टर भी इसी साइड में होगा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ऐसे हमने अज्यूम किया, इसको थ्योरी के रूप में लिखते हैं। तो कंसीडर ए इमेजिनरी सरफेस इन द शेप स्फेयर such that plus q charge, ये चार्ज है आपका, प्लस क्यू चार्ज lies at LIES, lies at its center, let its radius be r, ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। अगर रेडियस इतनी है तो एरिया कितना होगा इसका स्फेयर का, देयरफॉर एरिया एस ले लिया 4 पाई r स्क्वायर, ये एरिया हो गया। इक्वेशन फर्स्ट बना दिया इसको, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो अगर हम फाइंड करें तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज E इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिया। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो इससे लिंक्ड फ्लक्स भी होगा। तो वो फ्लक्स कितना होगा इस डीएस सेगमेंट के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। तो उस फ्लक्स के लिए मैंने लिखा यहां पे स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल एरिया, स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉल एरिया ds, स्मॉल एरिया ds लिया था आपने। ठीक है, तो क्या लिख देंगे आप, स्मॉल एरिया ds है तो लिंक्ड फ्लक्स भी स्मॉल ही होगा, तो उसको हमने d फाई e से दिखा दिया। d फाई e इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार उसको पढ़ा है, क्या लिख देंगे, e ds cos थीटा। इक्वेशन बना दी थर्ड नंबर। अब जो ये e है हमारा, इसकी वैल्यू तो ये है, तो सेकंड नंबर इक्वेशन से हम थर्ड नंबर इक्वेशन में e की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ e इन इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड से डाल दी। तो आप क्या लिख सकते हैं, d फाई e इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर और फिर ds cos थीटा। बट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंगल है, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है यहां पे। तो आप लिख सकते हैं सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देयरफॉर d फाई e इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर ds cos 0 डिग्री, और cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां पे इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको बनाया हमने इक्वेशन नंबर 4। ये आ गया आपका स्मॉल सेगमेंट एरिया ds के लिए लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू, ये आ गई। ठीक है, अब हम कंप्लीट एरिया के लिए निकालेंगे, तो ऐसे ही ds इसमें बहुत सारे होंगे, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, इस तरीके से पूरे में होंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग यहां पे जब कंप्लीट के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ये देखिए यहां से करते हैं कैलकुलेशन। तो फ्लक्स लिंक्ड विद कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स लिंक्ड विद कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस ऑफ स्फीयर। तो क्या लिख देंगे, फाई e, कंप्लीट लिंक्ड फ्लक्स को फाई e से डिनोट किया, तो इंटीग्रेशन d फाई e, और कंप्लीट सरफेस के लिए s लगा दिया यहां पे। ठीक है, अब इसको बनाया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 में d फाई e की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप लिखेंगे यहां से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th, then phi e is equals to whole integration whole surface, यहां से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर डॉट ds, ये आ गया। अब देखिए एक चीज समझनी है यहां पे
ये पूरी वैल्यू जो आई है ये तो E की वैल्यू है, यहां से देखिए आप E की वैल्यू है, और E जो है वो इस सरफेस के लिए कंप्लीटली पूरे सरफेस के लिए सेम है, कांस्टेंट है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर नहीं पाएंगे, तो इसको हमने बाहर ले लिया। तो क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर होल इंटीग्रेशन ds। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन किया तो वो आया आपके पास में फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आ गया s। ठीक है, तो ये कंप्लीट s आ गया, और इस s की वैल्यू आपके पास में ये रही, एरिया, कंप्लीट एरिया। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम लोग। तो इसको बनाया इक्वेशन नंबर 6, और यहां से देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 1st दोनों को यूज में ले लिया, तो क्या लिख देंगे, फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और यहां से आ गया ये 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू डाल दी एस की। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही इक्वेशन नंबर बनाया हमने इसको 7। इक्वेशन नंबर भी एकदम बिल्कुल करेक्ट आया, देखिए आप 7 नंबर, क्या बात है। ठीक है, तो 7 नंबर बनाया, और यही क्या है, दिस इज द गाउसेस थ्योरम, दिस इज द गाउस थ्योरम, दिस इज द गाउसेस थ्योरम। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, इस तरीके से हमने इसको प्रूफ करके देखा है। ठीक है, अब हम उस गाउसियन सरफेस के बारे में बोल रहा था मैं आपको, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, उसके प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। देखो आगे चलते हैं, सबसे पहले एक बार इसको देख लीजिएगा आप 1 मिनट के लिए, फिर हम आगे दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। इस तरीके से प्रूफ ऑफ गाउसेस थ्योरम हो गया है आपका। ओके, चले, ओके चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट जो बात है, मैं अभी बता रहा था आपको कि गाउसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में हमें समझना है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमें कि एक हमें गाउसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट से लास्ट टॉपिक में और लास्ट टॉपिक में भी एक बात की थी कि किसी भी सरफेस के लिए उसका ई और थीटा, दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके थीटा की वैल्यू सेम हो, समझ रहे हैं ना आप, सेम हो, तो हमें कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो आपकी गाउस की जो थ्योरम है, जो गाउस की जो थ्योरम है वो आपको क्या बताती है, क्लोज इंटीग्रल क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये बताती है। अब ये हमारे पास में 4 क्वांटिटी हैं, 4 क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर हमारे पास इनमें से किन्हीं 3 क्वांटिटीज की वैल्यू है, तो 4th क्वांटिटी को हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिए आप, जैसे मेरे पास में ऐसा कोई सरफेस है, ये लीजिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी इस सरफेस के लिए ये जो इसके अलग अलग पॉइंट्स ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इन पॉइंट्स के ऊपर ई की, ये ई की डायरेक्शन, ये ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इसका एरिया वेक्टर, यहाँ पे एरिया वेक्टर यहाँ आएगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर यहाँ आएगा, और यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। मान लीजिए सबके लिए एरिया वेक्टर, और ये एरिया वेक्टर है आपका ए कैप ए कैप ए कैप और ए कैप। तो इनके ई और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, वो हर पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अलग अलग है, बहुत ज्यादा अलग अलग है।
ठीक है, और ई की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट है हर पॉइंट पे इस सरफेस के लिए, अगर सरफेस आपका ऐसा है तो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हर पॉइंट के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बनाने पड़ेंगे हमें, और इतने सारे पॉइंट बनेंगे, बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, और उन हर पॉइंट के लिए हमें ईडीएस ईडीएस ईडीएस, हर पॉइंट का ईडीएस 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 ईडीएस, हर पॉइंट का ईडीएस हमें फाइंड करना पड़ेगा। और उन सारे के सारे ईडीएस वाले पॉइंट जो हमने वैल्यू फाइंड की है, मैग्नीट्यूड निकाला है ईडीएस का, उन सब का हमें एक साथ समेशन करना पड़ेगा, और उस समेशन से हम कैलकुलेशन निकालेंगे और उसको हम इस मैग्नीट्यूड के बराबर रखेंगे। ये क्या है मैग्नीट्यूड, किसका, इसका मैग्नीट्यूड है ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उस केस में हमारी जो कैलकुलेशन है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि हमें इम्पॉसिबल सा लगता है कि इसको सोल्व करना बड़ा ही टिपिकल काम है, इम्पॉसिबल हो जाता है वो हमारे लिए। तो उसके लिए हम एक तरीका क्यों नहीं निकालें, एक ऐसा तरीका निकालें, जैसे एक फुटबॉल का एग्जांपल लेता हूं मैं। मेरे पास एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को अगर मैं देखूं और उस फुटबॉल के सेंटर के ऊपर, जैसे ये लीजिए एक फुटबॉल है हमारे पास, ये लीजिए एक फुटबॉल है, और इसके सेंटर के ऊपर हमने कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इससे जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे होंगी आपकी इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से होंगी। ये आर डिस्टेंस पे है तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर, और ये भी आर। और आपको पता है कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो मतलब हर पॉइंट के ऊपर, इसके हर पॉइंट के ऊपर, फुटबॉल के सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर ई की वैल्यू जो है वो सेम होगी। और अगर ई की वैल्यू सेम है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर ई की वैल्यू ये इस डायरेक्शन में है ई आपका, और इसी के ऊपर हमने एक डीएस सेगमेंट ले लिया, ये डीएस सेगमेंट ले लिया, और यहाँ पे एरिया वेक्टर निकालें तो वो भी ऐसा ही होगा, मतलब ये ए कैप, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर यहाँ पे निकालेंगे तो सेम सिचुएशन आ रही है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और ई भी उतना ही है ए कैप। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे E1, इस पे E2, इस पे E3, इस पे E4, इस पे E5, ऐसा नहीं है। हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम आ रही है, और थीटा की वैल्यू भी हर पॉइंट के ऊपर सेम आ रही है। समझ रहे हैं आप? तो देखिए ये जो इक्वेशन है, इसमें अगर हमारे पास, अगर मैं लिखूं ई डी एस कॉस थीटा, ठीक, अगर ये थीटा और ई हमारे पास में कांस्टेंट हो जाएं, देखिए जैसे इस सरफेस के लिए कांस्टेंट हो रखे हैं, तो हमें सिर्फ ds को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ds का ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और वो एक इजियर फॉर्म बन जाएगी हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए। तो इस फॉर्मेट को समझने के लिए और इस फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए हमने एक इमेजिनरी सरफेस को अज्यूम करना शुरू कर दिया, जिसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। कुछ समझ में आया आपको? ठीक है। सिमेट्री बनाने के लिए मैंने बताया भी था, जब कल वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया भी था, सिमेट्री का भी पॉइंट लिखा था, उसमें मैंने 5 पॉइंट लिखे थे, जिसमें एक पॉइंट सिमेट्री का था, एक इनवर्स लॉ का था, इनवर्स स्क्वायर लॉ का था। लास्ट वाली क्लास में आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो हमें एक सिमेट्री बनानी है, हमें एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाना है, और वो सिमेट्रिकल सरफेस हम इमेजिनेशन से ही क्रिएट कर सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, मतलब किसी भी पोजीशन के ऊपर हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, जिसको मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ कैसे करना है हमें। देखिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉसियन सरफेस। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी इस टॉपिक के बाद में हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस की, सॉरी गॉसियन जो थ्योरम है उसकी एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। इट शुड बी, ठीक है, दैट, इट शुड बी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट सेम एंड थीटा क्या है? बिटवीन, थीटा एंगल है
जो कि बनता है किसके बीच में, बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच में, ठीक है, इज सेम, ये भी सेम होना चाहिए, दैट मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, POINT पॉइंट, हर पॉइंट के लिए, ठीक है। इस वजह से हमने इसको एक गाउशियन सरफेस को, एक सरफेस को अज्यूम किया और इसका नाम रख दिया हमने क्या, गाउशियन सरफेस, ठीक है। अब थोड़ा और देखते हैं, अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए इस केस में जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, ई और थीटा, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए, देयरफॉर फाई ई इज इक्वल्स टू EDS इंटीग्रेशन EDS cos थीटा इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब जो कांस्टेंट हो गए, दैट मीन्स फाई ई इज इक्वल्स टू EDS, ये तो सॉरी cos थीटा, ये तो कांस्टेंट हो गए, इनका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग किसका, सिर्फ ds का, इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसी फॉर्म बन गई हमारी। सिर्फ और सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल सेगमेंट एरिया का या फिर एरिया वेक्टर का ही करना पड़ रहा है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, द कैलकुलेशन नाउ इजियर, द कैलकुलेशन नाउ इजियर, अब इजियर हो गई है। तो ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है हमारा, इस कॉन्सेप्ट से जो गाउशियन सरफेस होता है उसका प्रिंसिपल क्या बना, देखो बताता हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ गाउशियन सरफेस, गाउशियन सरफेस क्या बना, सिंपल सी एक लाइन, सिंपल सी एक लाइन बनी, और वो क्या है, ए गाउशियन सरफेस इज सिमेट्री, ए गाउशियन सरफेस इज सिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है। दैट इज क्या बोल सकते हैं, दैट इज सिमेट्री, सॉरी, सिमेट्री ऑफ E एंड सिमेट्री ऑफ थीटा, सिमेट्री ऑफ E एंड सिमेट्री ऑफ थीटा, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गाउशियन सरफेस और उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, इससे हमें यह फायदा मिलेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस वेक्टर, सॉरी एरिया वेक्टर जो है आपका, या फिर जो सरफेस हमने लिया है उस पे जो सेगमेंट लिया है हमने, सिर्फ उसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीज तो पूरे सरफेस के ऊपर सेम है, ठीक। बदल क्या रहा है वहां पे, सिर्फ एरिया, तो उसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजियर हो गई है। अब जो एप्लीकेशन हम लोग गाउशियन सरफेस, सॉरी गाउशियन थ्योरम की जो एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस के अंदर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, उस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैंने 4 स्टेप बनाए हैं आपके लिए। तो ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा था, जिसमें हम गाउसियस थ्योरम की एप्लीकेशंस को सोल्व करने में हमें कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, किस मेथड से हम उनको सोल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में मैं आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे बता रहा हूँ। ये स्टेप्स एग्जाम में तो नहीं आएंगी, लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी गाउशियन सरफेस के लिए। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो 4 स्टेप हमने बनाई है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गाउशियन सरफेस को अज्यूम करेंगे, इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो कंसीडर, दैट मीन्स इमेजिन ए गाउशियन सरफेस, such
such that E and theta are symmetrical, ठीक है। मतलब गाउसियन सरफेस हम E और थीटा को सिमेट्रिकल बनाने के लिए ही तो अज्यूम करते हैं, आपको बताया होगा। लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको, जैसे फुटबॉल का एग्जांपल लिया तो उसमें सिर्फ एक ही अपने पास सरफेस था और वो था कर्व्ड सरफेस, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास में, मान लीजिए मेरे पास में ये डस्टर है, इस टाइप की कोई बॉडी है हमारे पास, इस टाइप की, तो इसके अंदर तो 6 टाइप के सरफेस है, 1 2 3 4 5 6 टाइप के सरफेस हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये दिक्कत आती है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो सरफेस क्लोज सरफेस है आपका, ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस को हम अलग अलग सरफेसेज में डिवाइड कर लेंगे, पार्ट्स बना लेंगे इसके। लेकिन जो भी पार्ट हम बनाएंगे उस हर एक पार्ट के लिए ई और थीटा सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये वाला पार्ट बनाया हमने, ठीक, ये वाला पार्ट के लिए निकाल रहे हैं तो इस पार्ट के ऊपर ई और थीटा की वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर सेम होगी। या फिर इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर भी हर पॉइंट के ऊपर ई और थीटा की वैल्यू सेम होगी। तो मतलब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर एक सरफेस नहीं है तो हम उसको अलग अलग टुकड़ों में सरफेस में डिवाइड करके फिर उसको हम यूज में ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन ई एंड थीटा कब, जब आपका सरफेस सिंगल नहीं है उस केस में, मतलब एक ही सरफेस नहीं है उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे ई एंड थीटा सिमेट्री ऐसे लिख देते हैं, सिमेट्री ईच सरफेस, ठीक है। ये हो गया आपका। अब सेकंड पॉइंट, ये करने के बाद में सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप पे आएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे किसको, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन EDS को, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट, अब की बार हम कैलकुलेट करेंगे, ये चार्ज को कैलकुलेट करेंगे इनसाइड होना चाहिए, लेकिन कहां है, इनसाइड सरफेस, ठीक है। क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो तो यही है ना, EDS इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट की तो वैल्यू हमें पता ही है। Q को कैलकुलेट करेंगे इनसाइड द सरफेस, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, ये सब करने के बाद में अप्लाई वेक्टर E डॉट DS वेक्टर, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अप्लाई कर देंगे एंड पुट वैल्यूज, और वैल्यूज को पुट कर देंगे, वैल्यूज एंड कैलकुलेट, और फिर कैलकुलेट कर लेंगे क्या, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारी 4 स्टेप हैं जिनसे हम लोग कैलकुलेशन निकालेंगे। अब देखिए ये जो चारों स्टेप हैं, इन चारों स्टेप से अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ाया था आपको अलोंग द लेंथ, ठीक है, अलोंग द सरफेस, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग इन स्टेप्स को फॉलो करके अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया है आपका
मेथड जिससे हम एप्लीकेशंस का सॉल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर गाउसेस जो थ्योरम है उसकी एप्लीकेशंस ही बची हैं, बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ये। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक एप्लीकेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।